Let us consider a general reaction. जनरल रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा कि A प्लस बी देता है प्रोडक्ट P। ठीक, इसी पर हमें लॉ ऑफ मास एक्शन को लगाना है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, किसी को याद होगा कल? द रेट ऑफ ए रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant। किसी भी अभिक्रिया में अभिकर्मक के क्रिया करने की दर अभिकर्मक के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकर्मकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होती है। तो कोई भी रिएक्शन ले लिया गया तो अब इसमें रिएक्टेंट का रेट निकलेगा और होल निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। According to law of mass action, तो पहले हम किसका निकालेंगे? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट मेरे पास दो है, एक ए है एक बी है। तो रेट ऑफ ए यानी ए किस रेट से अभिक्रिया करेगा, यह उसी के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती होगी, दूसरे के नहीं होगी। ठीक, यह प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ ए के। ऐसे ही रेट ऑफ बी जो अभिक्रिया करेगा अपने सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती करेगा। ठीक, एंड रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अभी तक में लॉ ऑफ मास एक्शन जो है तीनों में हमने लिखा है कि किसी अभिकर्मक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकर्मकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाया जाता है dx बाई dt से। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा। dx बाई dt इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। अब यहाँ के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। के इक्वल टू रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, जो भी लिखना हो दोनों कहा जाता है। यह है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर इसका रेट लिखना हो इस रूप में कैसे लिखेंगे? इस रूप में dx बाई dt, इसका और इसका। अगर इसका हमें रेट लिखना हो तो लिखूंगा d बाई dt A प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A, और इसका लिखूंगा d बाई dt B प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ B। अगर लिखना हुआ तो रेट किसका? A का। d बाई dt मतलब रेट किसका? A का, उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती होगा। निकालेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां इसका उपयोग होगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम and equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम तब आएगी जब रिएक्शन कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा, यानी A प्लस बी प्रोडक्ट का है C प्लस डी और C प्लस डी टूटकर आ जाता है A प्लस बी में, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। let us consider the following
रिवर्सिबल रिएक्शन। इस तरह से हम कंसीडर मान लेते हैं कि A प्लस बी बदलता है C प्लस डी में और C प्लस डी टूट कर आता है A प्लस बी में। ठीक, लाप्लास एक्शन से चलें। अभी ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाले एरो की, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। जब नीचे वाले एरो की बात करूंगा तो ये रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट। किसको कहा जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, किसको कहा जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन dx by dt is equal to kf, rate constant for forward reaction, active mass of A into active mass of B। इसको दिखाया जाएगा RF से, इससे दिखाया जाएगा RF से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। ठीक, वेयर kf इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और RF क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां तक बात समझ आई। आगे चलूं, चलिए। अब हम आते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी इस बार C और D क्या होगा, मेरा रिएक्टेंट होगा और ये भी आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो लिखूंगा dx by dt इज इक्वल टू kb। यह रिएक्टेंट है, इसका मतलब एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ। अब इसको लिखूंगा RB, क्या लिखूंगा RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू kb एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ D, वेयर जहां पर सारे टर्म बताइए। RB इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन और KB, ओहो बहुत हो गया, रेट कांस्टेंट लिख रहा हूं ना, KB होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए KB और RB रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ तक आइए। बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, जब साम्य अवस्था रहेगी, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब कि RF इक्वल टू हो जाएगा RB, हो जाएगा ना। अब RF की वैल्यू रखिए, RF की वैल्यू थी आपकी KF एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B और बैकवर्ड की थी KB एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ D। ठीक, हमको रेट कांस्टेंट चाहिए, तो जो कंसंट्रेशन वाले टर्म हैं उनको एक तरफ करिए और कांस्टेंट वाले टर्म
एक तरफ करिए, तो A डॉट B को उधर भेज दूं, इधर बचेगा KF और उधर से ले आ रहा हूं KB। अब इस साइड हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D होल डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ठीक, बात समझ में आ गई। इसी का नया कांस्टेंट दिया जाता है KC। क्या दिया जाता है? KC इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। जहां Kc क्या है? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वेयर Kc इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब किसके बराबर है ये? KF बाई KB के बराबर है। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलो भैया देख कुछ ना आज हो सकते हो झावत नहीं कुछ जाना था, अगर इतना दिमाग में बैठ गया जाना। चलो लेट अस कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट देता है C प्लस D। रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ठीक ना। फॉरवर्ड रिएक्शन KC आपने निकाला है अभी, कोई दिक्कत नहीं ना। फॉरवर्ड रिएक्शन KC अभी आप पाए हैं एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। नहीं पाए हैं, ठीक। इसी रिएक्शन को उल्टे रूप में लिखा जाए, नाउ उल्टा कर दीजिए इसी रिएक्शन को। C प्लस D देता है A प्लस B, ठीक। अब बैकवर्ड रिएक्शन जो प्रोडक्ट था अभी क्या है? रिएक्टेंट है, तो बैकवर्ड होगा नहीं होगा? बैकवर्ड रिएक्शन ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे। इसको एक नया कांस्टेंट मान लो Kc डैश। क्या मान लो? Kc डैश। लिखूंगा कैसे? एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर रहता है और रिएक्टेंट का नीचे। तो यहाँ यह प्रोडक्ट है जिसका एक्टिव मास ऊपर और यह रिएक्टेंट है एक्टिव मास नीचे। अब यही पहला रिलेशन निकालना है, किसके बीच? 2 और 3 के बीच। सिंपल सा दिख रहा है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो आ जाएगा। अगर इसको 1 अपॉन कर दूं तो आ जाएगा ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we may write कि Kc इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश। एकदम उल्टा ही नहीं है। अगर मैं इस राशि को 1 अपॉन कर दूं तो ये Kc भी तो 1 अपॉन जाएगा, तो आ जाएगा कौन? आ गया ना। अभी ये 2 रिएक्टेंट लेकर बात हो रही है। अब से जितने ज्यादा रिएक्टेंट हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लाभ मास सेक्शन से लिखा जाएगा Kc, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबके एक्टिव मास ऊपर रहेंगे और जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबके एक्टिव मास को नीचे लाना है। उनकी घातें भी अगर हों तो कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, जैसे समझिए मैं यही समझा दूँ कि अगर मैं N1A प्लस N2B प्रोडक्ट देता हूँ M1C प्लस M2D, ये नंबर आप लोग ये पावर चढ़ जाएंगे इनकी। देन Kc अगर आपको लिखना हो, ध्यान दीजिए, एक्टिव मास ऑफ C पावर M1, जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा पावर चली जाएगी, एक्टिव मास ऑफ D पावर M2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A पावर M1 इनटू एक्टिव मास ऑफ B पावर N। क्योंकि आप कोफिशिएंट नहीं था, नंबर आपको दे रहे, तो यह मैटर कर सकता है कभी न्यूमेरिकल करते समय कि यहाँ कुछ हुआ, उसका हम क्या करेंगे, तो उसका कुछ नहीं करेंगे, उसको सीधे उसकी घात चढ़ा देंगे। तो फॉर ए जनरल रिएक्शन नीचे लिखिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन ऐसे लिख लीजिए Kc।